अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम आफरीन सहर है। मैं इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और आज मैं जो पैनल मॉडरेट करने वाली हूँ वो है वायलेंस एंड द जस्टिस सिस्टम। हमारे साथ 5 बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट हैं और मैं सबका तारुफ कराना चाहती हूँ। हमारे साथ हैं जाहिदा परवीन जी, शी इज़ द एसएसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ सिंध पुलिस कराची की। हमारे साथ हैं कल्पना देवी जी, शी इज़ द फर्स्ट हिंदू एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध एंड द फर्स्ट एवर वुमन इलेक्टेड चेयरपर्सन ऑफ द हिंदू पंचायत इन द सब कॉन्टिनेंट। वेलकम कल्पना जी। हमारे साथ हैं मलका खान जी, वो प्रोविंशियल प्रोग्राम मैनेजर हैं औरत फाउंडेशन रीजनल ऑफिस कराची की। हमारे साथ हैं डॉक्टर महरूब मोइज़ अवान, ख्वाजा सिरा राइट्स एक्टिविस्ट, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, ग्लोबल पॉलिसी प्रैक्टिशनर। और हमारे साथ हैं सुमैया जैदी। वेलकम सुमैया, शी इज़ अ लॉयर, पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर विद अ PhD in law and also one of the Aurat March organizers. So I'd like to welcome all of you. Thank you so much for being here at such short notice. और मेरी पूरी कोशिश है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो मैं चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे ऑडियंस को दें और कम से कम वक्त में। तो मेरी उम्मीद ये है कि जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो कुछ सीख कर जाएंगे आपके तजुर्बों से। मेरा सबसे पहला सवाल एक्चुअली डॉक्टर मेहरब से है और मैं चाहूँगी कि मेहरब आप प्लीज़ हमारी ऑडियंस को बताएं कि वायलेंस के कितने सारे फॉर्म्स हैं, क्योंकि हमें लगता है कि देयर इज़ ओनली वन फॉर्म ऑफ वायलेंस एंड इफ़ अगर जिस्मानी तशद्दुद हो रहा है तो वो तशद्दुद है, बाकी और किस्म की तशद्दुद नहीं है। तो कैन यू प्लीज़ टॉक अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस एंड ऑल्सो टॉक अबाउट सिस्टमिक वायलेंस? Okay, thank you so much. Thank you so much everybody for having me on the panel. इतने मोज़ज़ पैनल के बीच में मुझे ज़रा ऑड लग रहा है थोड़ा, क्योंकि मेरा कमेडिक स्टाइल होता है चीज़ों को बयान करने का और मौजू काफ़ी संजीदा है। So I would start by talking about the violence that we've recently unearthed in terms of research. हम सबको इस बात का बहुत ज़माने से इल्म रह चुका है कि ख्वाजा सराओं पे तशद्दुद होता है। ख़ुसूसी तौर पे शहर कराची के अंदर गैंग वायलेंस की बहुत सी फॉर्म्स पहले से मौजूद हैं एंड अनफॉर्चुनेटली आवर पुलिस इज़ वेरी अंडरफंडेड। हमारे क्रिमिनोलॉजी के डिपार्टमेंट्स बहुत अंडरफंडेड हैं। तो वायलेंस के और वायलेंस का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ इंटरफेस क्या है, इसके ऊपर होने वाली तहकीक बहुत कम हो रही होती है। और ये तहकीक जब भी होती है, ये जिन कम्युनिटीज़ के ऊपर तशद्दुद हो रहा है वो कम्युनिटीज़ खुद लीड नहीं कर पाती हैं उसको। सो एक डिस्टिंक्ट फॉर्म है वायलेंस की जो कि पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को नज़र आती है, कराची के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है और हम इसको बीला वायलेंस कहते हैं। अब हम ख्वाजा सराओं का अपना एक सिस्टम है, हमारी अपनी एक ज़बान है और ये लफ्ज़ वहाँ से निकला है। इसकी 2 फॉर्म्स हैं। एक हमारे पास पब्लिक बिलाई है, पब्लिक फॉर्म ऑफ वायलेंस है, जो कि बहुत कॉमन है, विमेन के साथ भी होता है, मेन के साथ भी होता है, बॉयज़ के साथ भी होता है, मगर ख्वाजा सराओं के साथ तो बहुत कॉमन है कि किसी पब्लिक स्पेस के ऊपर एक ख्वाजा सरा मौजूद है तो अचानक 2-3 लोग आएंगे, उससे बातचीत शुरू करेंगे, अजनबी 3-4 लोग आके ग्रो में मिलेंगे, अजनबी 3-4 और आएंगे और करते करते 5 से 7 मिनट के अंदर ये 20 से 25 लोगों का ग्रो बन जाएगा जो कि उस एक सब्जेक्ट को सराउंड करेगा। उसको सराउंड करने के बाद एक पब्लिक प्लेस के अंदर विद ऑन स्टैंडर्ड्स एंड बाय लुकर्स एंड एवरीबॉडी, ये लोग उससे तरह तरह के प्लेजर्स एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। नंबर निकलवाना, हरासमेंट, फिजिकल हरासमेंट, ग्रोपिंग एंड अ लॉट ऑफ द टाइम्स रेप एज वेल। इसकी जो सबसे कॉमन साइट है कराची के अंदर इस पब्लिक वायलेंस की, दैट इज सी व्यू कराची। लेकिन हमने ये वाली बात नोटिस की है कि ये बाकी इलाका जात में भी मौजूद है। अब इसी की एक फर्दर फॉर्म है ऑर्गेनाइज्ड गैंग वायलेंस, जहां कराची के कुछ सिलेक्ट नेबरहुड्स के अंदर, जहां पे इकोनॉमीज ऑफ क्राइम बहुत कॉमन है, जहां इलिसिट ड्रग ट्रेड बहुत कॉमन है, वहां पे गैंग ओनर्स और पर्टिकुलरली वो वाले गैंग्स जो कि ओपनली ये बताते हैं कि हमारा एक जिनसी इंटरेस्ट है ख्वाजा सराओं के अंदर, उन्होंने तशद्दुद को और जिनसी दिलचस्पी को आपस में मर्ज करके एक नई फॉर्म ऑफ सेक्सुअलिटी इजाद दे दी हुई है, जिसको हम बिलायत कहते हैं। इसके अंदर आप किसी ख्वाजा सरा से जिनसी ताल्लुकात तशद्दुद किए बगैर बना ही नहीं सकते और आपके उस तशद्दुद का इजहार आपको आपकी कम्युनिटी के ज़रिए, आपके इस गैंग के अंदर बाकायदा सिखाया जाता है, उसको प्रमोट किया जाता है। देयर आर एटलीस्ट 5 गैंग लीडर्स इन कराची राइट नाउ
उनमें से एक के ऊपर तो मैंने भी केस किया हुआ, जिन्होंने मेरे ऊपर गैंग रेप अटेम्प्ट की थी 19 सितंबर 2021 को. आई विल लूज द केस बिकॉज ऑफ पुअर इन्वेस्टिगेशन एंड देन ऑल्सो बिकॉज ऑफ द बैड बिहेवियर ऑफ माई विटनेसेस. लेकिन मोर ऑन दैट सम अदर डे. ये जो गैंग लीडर्स हैं, ये इतने प्राउडली और ब्रेजनली ये वायलेंस करते हैं कि इन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं, सोशल मीडिया ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जहाँ पे बाकी ख्वाजा सराओं को दबाने के लिए वायलेंस करने के बाद उनकी वीडियो रिकॉर्ड करके इन ग्रुप्स में भेजी जाती है. द बिगेस्ट वन अमंग दैम, द बिगेस्ट गैंग लीडर, आप उसके ड्राइंग रूम के अंदर जब वॉक करते हैं तो मल्टीपल बाल लगे हुए हैं दीवार के ऊपर. वो गुत्ते हैं उन तमाम ख्वाजा सराओं की जिनको गैंग रेप करने के बाद उसने उसके बाल काट के ट्रॉफी के तौर पे अपनी दीवारों पे लगाए. ये मैं किसी नेटफ्लिक्स के शो की बात नहीं कर रही, ये मैं वेनेजुएला या हॉन्डुरास की बात नहीं कर रही, ये आपके जमहूरी इस्लामी मुल्क के इसी शहर की बात कर रही हूँ जहाँ पे 2023 के अंदर भी ख्वाजा सराओं के साथ ये हो रहा है. और ये सब कुछ होने के बाद आज से 2 हफ्ते पहले आप लोगों के एक सेनेटर साहब ने ऑलमोस्ट एक बिल मंजूर करवा लिया हुआ है सेनेट से, जिसमें हमें ये कहा जा रहा है कि आप पे तशद्दुद होता ही नहीं होता, वो तो बहुत बात की बात है, लेकिन पहले 5 डॉक्टरों के सामने जाके अपनी शलवारें उतार के साबित तो करें कि आप ख्वाजा सरा हैं भी कि नहीं. लेकिन मेहरूब, would you say that violence is not just physical violence, this emotional violence, psychological violence, there is verbal violence? Could you talk a little bit about those forms of violence also? एब्सोल्युटली. और मैं इसी पॉइंट की तरफ आना चाह रही थी कि एक हमारे पास सबसे बड़ा जो वायलेंस है वो पॉलिटिकल वायलेंस है, कि आपका वजूद, सबसे पहले तो हम मौजूद हैं पाकिस्तान में. ख्वाजा सरा क्या होते हैं, हमें चलें गाली गलोच में खुसरा कह दिया जाता है, मगर आप सबको पता है, यहाँ बैठे हुए सब अफराद को पता है कि इस पैनल के ऊपर 4 औरतें हैं, 5 औरतें हैं और एक ख्वाजा सरा है. ये मुझे सड़क पर चलते हुए भी जो मुझे छेड़े हैं उनको भी पता है, हर किसी को ये वाली बात पता है. लेकिन 1857 में बरसगीर पाको हिंद में जब बरतानवी साम्राज्य आया तो उन्होंने आते ही 2 लॉज बनाए, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट नंबर 1, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट नंबर 2, जिसके जरिए हम ख्वाजा सराओं को इल्लीगल कर दिया गया. हमारा जुर्म क्या था कि हम लोगों ने गद्दारी नहीं की. आपको मीर सादिक, मीर जाफर की मिसाल मिल जाएगी, आपको बेशतर मुसलमान पाकिस्तानी गद्दार मिल जाएंगे. एक ख्वाजा सरा का नाम आपको नहीं मिलेगा जिसने जनान खानों की बेहुरमती की हो या उनके साथ गद्दारी की हो. हमारा कसूर ये था तो हमें क्रिमिनलाइज कर दिया गया. और इसी आइडेंटिटी को अब आप शरीयत कोर्ट में मस्जिद के मंबरों पे बैठ के इन तमाम चीज़ों पे चैलेंज कर रहे हैं. जब इतना स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल वायलेंस आपके ऊपर हो गया कि आपके वजूद को ही रोन दिया गया है, यू आर डिनाइड द राइट टू एग्जिस्ट. आप अपनी दी हुई शनाख्त ख्वाजा सरा जो हमारी सकाफती है, आप उस पर नहीं चल सकते, तो माशरा आपके साथ क्या करेगा? वो आपके साथ सोशल वायलेंस करेगा. मर्द गाली नहीं है, औरत गाली नहीं है, लेकिन हमारे जिन्स का नाम ही गाली है. अब ख्वाजा सरा को भी गाली बना दिया गया है. इन तमाम चीज़ों के बाद जो सबसे बड़ा वायलेंस हमारे साथ होता है, द लास्ट वायलेंस आई वांट टू टॉक अबाउट इज इकोनॉमिक वायलेंस. आई एम परहैप्स इस वक्त सबसे वेल नोन एक्टिविस्ट ख्वाजा सरा इन पाकिस्तान. मेरे पास डॉक्टरेट की डिग्री है, अमेरिका से मेरी स्पेशलाइजेशन है, 8 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, जिसमें से 2 साल डायरेक्टली अमेरिका के अंदर है. मेरी CV पाकिस्तान की टॉप 1% CVs के अंदर शुमार होती है. आई एम अनएम्प्लॉयड. तो जो 98% आपकी बिलो द पॉवर्टी लाइन वाली हैं, उनको कोई नौकरी क्यों देगा? अब तो यहाँ तक हालत हमारे वजूद पे सवालिया निशान उठाने के बाद ये आ गई है कि कॉरपोरेशंस आपको हायर करते हुए ये सवाल पूछते हैं कि रख तो आपको लेंगे, इंक्लूजन डाइवर्सिटी का कोटा भी बजा लेंगे, आपकी तस्वीर भी लगा लेंगे इंटरनेशनल वुमेंस डे के ऊपर, कंप्लेंट्स तो नहीं करेंगी ना? कंप्लेंट्स तो नहीं करेंगी, वरना हमारा माहौल ख़राब हो जाएगा. तो अब हमसे सिर्फ ये एक्सपेक्टेशन है जो पाकिस्तान की औरतों से पिछले 75 साल से है कि इतने से इतू से हकूक देने को तैयार हैं, लेकिन मुंह बंद करके चुप करके बैठी रहो और कंप्लेंट बिल्कुल नहीं करानी, चुश की आवाज़ तुम्हारे मुंह से ना निकले. चलिए, ऑन दैट नोट आई विल मूव टू जायदा जी. जायदा जी, ये क्यों है कि औरतें वायलेंस जब भी उन पर तशद्दुद होता है FIRs कटवाने से कतराती हैं? औरतों के एक्सक्लूसिवली हमारे यहाँ थाने नहीं हैं. और मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि अगर आप पुलिस का रोल इन प्रोवाइडिंग जस्टिस टू women who come and complain about violence, वो डिस्टिंग्विश करें फ्रॉम द रोल ऑफ द कोर्ट्स, किस हद तक पुलिस जस्टिस दिलवा सकती है औरतों को जो वायलेंस के मुतालिक आकर FIR कटाते हैं, और किस तरह पुलिस उनकी प्राइवेसी और उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को बरकरार रखती है? क्योंकि एक तो ख़वातीन जो हैं वो तशद्दुद का शिकार होती हैं, वो पुलिस के पास आती हैं और फिर उन पर तशद्दुद इसलिए किया जाता है क्योंकि उन्होंने कंप्लेंट लिखवाई. अगर आप उस हवाले से कुछ बात करें.
जी सबसे पहले हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2013, जैसे आपने पहले क्वेश्चन पूछा कि डोमेस्टिक या वायलेंस की कितनी टाइप्स हैं जी। तो उस एक्ट में बिल्कुल क्लियर मेंशन है कि फिज़िकल वायलेंस के अलावा मेंटल और जो साइकोलॉजिकल वायलेंस है, इनफैक्ट मेंटल एंड साइकोलॉजिकल वायलेंस की भी सब टाइप्स मेंशन है कि अगर आपका को पार्टनर या आपका हस्बैंड या स्पाउस आपको तलाक की भी धमकी देता है, दैट इज़ ऑल्सो डोमेस्टिक वायलेंस, साइकोलॉजिकल और वर्बल पार्ट में आता है। पर इसी क्या तरह इसमें काफ़ी इलेबरेटिव हमारा ये एक्ट है, लेकिन बात यही है कि इस एक्ट को इन्फोर्समेंट की बात है कि हमारी जो वुमेन है इसको किस तरह इसकी कॉग्निजेंस दिलवाएं, एक एफआईआर रजिस्टर करवाएं, क्योंकि ये एक्ट में एक औरत अगर उस पर डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो वो राइट रखती है एफआईआर कटवाने का। अच्छा, अब हमारे पास एफआईआर क्यों नहीं हो रही और क्यों ये एक लॉ इन मोशन को हम ला रहे हैं एफआईआर के थ्रू लाइन पे, उसकी सबसे बड़ा वजह यही है कि कोई अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, कोई अपने इन लॉज के अगेंस्ट ओपनली एफआईआर नहीं रजिस्टर करवाता। वो यही कोशिश करती है लेडी कि हमारी पुलिस के साथ बात तो हो जाए, लेकिन हमारे फिर भी एक रूम में बिठा के कोई एक सेटलमेंट डील हो, कोई ऐसे एग्रीमेंट हो, कोई ऐसी हमें सिक्योरिटी मिले थ्रू बीच में कोई मेडिएटर के थ्रू या आर्बिट्रेटर के थ्रू, लेकिन हम एफआईआर के उसमें ना पड़ें। और इसी वजह से कि ये हमारे पास लॉज तो हैं, वुमेन के प्रोटेक्शन का हर लॉ है, लेकिन उसकी इन्फोर्समेंट कितनी है, और उसके बाद अगर कोई एफआईआर हो भी जाती है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद वो कोर्ट में ट्रायल कितनी % उसमें कामयाब होता है, तो दैट्स अ क्वेश्चन कि कन्विक्शन कितनी हो। चले एफआईआर कटवा ली कि, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी काफ़ी सेटलमेंट्स हो जाती हैं कि भाई एक प्रेशर आ गया, एक सिक्योरिटी आ गई कि एफआईआर मैंने कटवा दी, और उसके बाद ये चीज़ें मेरे हिसाब से हमें ख़वातीन को इन्हीं फोरम्स के थ्रू अपने राइट्स और उनको वोकल करना पड़ेगा। और नो डाउट आज की ख़वातीन काफ़ी वोकल हैं। आज के जितने फोरम्स हैं, सोशल मीडिया हो गया, मीडिया हो गया, हमें ये ज़रूरी नहीं है कि कोई विक्टिम हमारे पास आए, थाने पे मौजूद हो। हमारे पास काफ़ी हेल्पलाइन नंबर्स हैं, जैसे 15 का एक नंबर है, अगर आपको कोई भी ऐसी शिकायत है तो 15 पे कॉल आती है हमें। और मैं क्योंकि साउथ की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ तो मोस्टली मेरे पास जितने केसेस आते हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड ही आते हैं। अगर मैं बीइंग फीमेल, अगर मेरे पास कोई फ़ीमेल का केस आएगा तो वो यही कहेगा, क्योंकि मेरे पास अभी रिसेंटली एक काफ़ी एक वर्किंग वुमेन थी और गवर्नमेंट सेक्टर से ही थी, वो मेरे पास आई कि मुझे आप हेल्प करो, मेरे हस्बैंड किसी और के साथ अफेयर चला रहे हैं और वो मेरे आंखों के सामने मुझे ओपनली चैलेंज करते हैं, और वो लेडी भी मुझे चैलेंज करती है, मैं क्या करूं। और मैं खुद वर्किंग वुमेन हूं, गवर्नमेंट में 17 ग्रेड के ऑफिसर हूं, तो मैंने उनको एक तो काउंसलिंग किया, सपोर्ट दिया कि लीगली तो मैं आपकी सपोर्ट करूंगी, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड भी अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए, अगर आपको ये चाहिए कि उस लेडी को हम किस तरह काउंसिल करें या उसको बुला के और हम उसको बताएं कि इट्स जो आप मेंटली ट्रॉमा से गुजर रही हैं, तो वी कैन डू दैट। अब हमें अप्रोच करना और ऑफिसर को अप्रोच करना इज़ समथिंग एल्स, लेकिन थाने के अंदर जो लेडी ऑफिसर्स बैठी हैं एएसआई रैंक से अबव, उनका फिर जो रवैया या इन्वायरमेंट है, जैसे आप कह रही हैं कि कितने थाने हैं, तो कराची में 3 वुमेन के थाने हैं और जितने दूसरे थाने हैं उसमें हमारी लेडी ऑफिसर बैठती ज़रूर हैं, लेकिन एक ये ज़रूर कंप्लेन आती है कि उनको सुना जाए, एक वुमेन कंप्लेनेंट आए और उनको प्रॉपर टाइम दें फिर सुने, क्योंकि ओवरऑल हमारे पास इतने ज़्यादा क्रिमिनल केसेस आते हैं, स्ट्रीट क्राइम आता है, तो उसको स्पेसिफिक सुनना और उसके बाद वो एफआईआर भी नहीं कटवा रही और उनको फिर ऑफ रिकॉर्ड एक सेटलमेंट करवाना, तो दैट्स अ बिग क्वेश्चन के वो क्यों नहीं हो रहा। तो जी, थैंक यू सो मच। कल्पना जी, आपकी तरफ आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान हैज़ रैंक्ड द 6th मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर वुमेन इन द वर्ल्ड। 90% औरतें जो हैं इस मुल्क की, वो किसी न किसी तशद्दुद का शिकार होती हैं अपनी ज़िंदगी में, और बड़े सगीर में तो सबसे बुरा हाल पाकिस्तान का है औरतों के हवाले से। तो जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो ये कहती हैं कि अगर 100% वायलेंस हो रहा है, मतलब अगर 100 केसेस वायलेंस के हैं, सिर्फ 20% रिपोर्ट हो रहे हैं और मात्र 2% कन्विक्शन रेट है। इसकी क्या वजह है? हमारी जस्टिस सिस्टम इतनी वीक है कि वो अगर 100 में से 20 केसेस हिम्मत करके अपने आप को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो कन्विक्शन रेट एक तो इतना कम क्यों है? और मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि व्हाट इज़ द वे टू जस्टिस देन, यू नो। आपके एक सवाल में बहुत सवाल हैं। हाँ। और आपने हमें टाइम बहुत कम दिया है। पहले तो मैं
ये 2-4 लाइनें ज़रूर कहूँगी कि बिकॉज कि आपने हेरेसमेंट की जब बात की तो हेरेसमेंट की ज़रूरी नहीं है कि वो हेरेसमेंट जो है वायलेंस के रूप में हो, आँखों से भी होती है, लफ्ज़ों से भी होती है, आपके इशारों से भी होती है. देयर आर लॉट ऑफ वे ऑफ हेरेसमेंट. बिल्कुल, but does the justice system recognize these forms of harassment? आई एम कमिंग ओवर देयर कि ये 2 लाइनें मैं ज़रूर कहूँगी कि राह चलते जब तुम्हारी वहशी आंखें ताकुब करती हैं मेरा, खुदा की कसम खुद को नंगा महसूस करती हूँ. कभी दुपट्टा संभालती हूँ, कभी छाती छुपाती हूँ, कभी सर को ढांपती हूँ, कभी कमीज़ की सलवटें सीधी करती हूँ, कभी खुद को मिस्र की दरबार में तो कभी हीरा मंडी में पाती हूँ. खुदा की कसम तुम्हारी वहशी आंखें जब मेरा ताकुब करती हैं. तो ये अब इस हालात में जब सिर्फ ख्वाजा सरा विक्टिमाइज नहीं हो रहे, हर बंदा जो आवाज़ उठाएगा वो विक्टिमाइज होगा. अब जस्टिस सिस्टम पे आएंगे. अब सच बोलूँगी तो शायद मैं कल कोर्ट भी ना जा सकूँ. पहले तो मैं ये बात करूँगी कि हमारी औरत पीएस तक पहुँचती ही नहीं है, क्योंकि अगर औरत ने आवाज़ उठाई तो मैं इंटीरियर से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं इंटीरियर की बात करूँगी तो ये कहेंगे पागल है, ख़ानदान की इज़्ज़त चली जाएगी. तू थाने पे गई या तुमने कंप्लेन की, वो भी मियाँ के लिए, और हमारी कम्युनिटी में तो पति परमेश्वर है, हमें तो पाप लगेगा और हमें तो जन्नत में भी नहीं जाना होगा फिर अगर हमने कंप्लेन की. तो मोस्ट ऑफ केसेस वहाँ पर ही दब जाते हैं. अब आते हैं कि वुमेन पीएस इंटायर सिंध में, मैं कराची की फ़िलहाल मैं एक्सक्लूड करती हूँ, सिंध के अंदर सिर्फ 3 हैं और वहाँ भी हमारी जो खातून बैठी होती हैं, यकीन करें मैं उनकी विटनेस हूँ. मैं लाड़काना से ताल्लुक़ रखती हूँ, सखर और पूरी सिंध ज़ाहिर ये आना जाना होता है. तो एफआईआर लिखनी नहीं आती. वे ऑफ एफआईआर, व्हाट इज़ द वे ऑफ एफआईआर, कि किस तरह वो होनी चाहिए. तो आगे तो बातें बात की हैं. फिर अगर वो लकीली किसी की एफआईआर आ भी गई तो इतने झोल होते हैं उसमें कि आईओ और इन्वेस्टिगेशन और उसमें जो ऑपरेशन में हम फंस के रह जाते हैं. और जब तक कोर्ट पहुंचते हैं तो हमारे केस की शक्ल बदल चुकी होती है. और हम जब जज तक पहुंचते हैं तो जस्टिस तो बात की बात है, वो हमारा केस वैसा प्लीड ही नहीं होता. उसमें इतने, मैं बीइंग ए लॉयर, अभी मैं एडिशनल एडवोकेट जनरल हूँ, तो जब मैं भी प्राइवेट प्रैक्टिस करती थी तो हम पहले लॉयर्स उसमें से वीक पॉइंट निकालते हैं कि हमने केस को कमज़ोर कैसे करना है, और वो सारी चीज़ें खुरद के निकालते हैं. और जब हम क्वेश्चनिंग करते हैं तो वो जो कंप्लेनेंट होता है वो अपने चीज़ों से विड्रॉ कर चुका होता है. तो वहाँ जस्टिस क्या होगा. इससे पहले तो ये था कि आपका जब रेप होता है तो 2 विटनेस हों या 4 विटनेस हों, औरत की आधी गवाही होगी. तो आज भी वही चल रहा है. हैव यू विटनेस डीएनए, सॉरी, उसकी जो एग्जाम करना होता है कि उसका रेप हुआ कि नहीं हुआ. अब हर जगह सिंध के अंदर ये फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ मौजूद नहीं हैं, और ये सिर्फ मेरे ख्याल में 12 आवर्स के लिए होता है, उसके बाद तो वो भी नहीं हो सकता. तो जस्टिस सिस्टम इसीलिए भी वीक है कि वो जो स्टार्ट होता है, स्टार्ट ही झूठ से होता है, स्टार्ट ही गलत होता है. तो जस्टिस तक पहुंचते पहुंचते वो औरत बेचारी हाथ ऊपर कर देती. औरत क्या, मतलब कोई भी बाशऊर बंदा जो है हाथ ऊपर कर देता है. ये चीज़ें हैं. अगर देन एंड देयर हो, और आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान, लेकिन आप यकीन करें कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, आप दिल्ली की हालत देखें. निर्भया केस तो मेरे ख़्याल में हम सब के पास है. उसके बाद हम ज़ैनब केस पे आएँ तो मेरे ख़्याल में ज़ैनब केस जो है मिसाल बन गया पूरी वर्ल्ड के लिए. और ज़ैनब अलर्ट भी स्टार्ट हो चुका है. जैसे मैम ने कहा कि 1-5 का हमारे यहाँ है, लेकिन 1-5 पे आप कंप्लेन करें, आपका जो है कंप्लेन आप करेंगे, सुबह कोई पहुँच जाए, ये भी बड़ी बात है. इतना इजी बिल्कुल वो नहीं होता. तो ये सारी एलिमेंट्स जो हैं जस्टिस तक पहुँचते पहुँचते हम थक भी जाते हैं.
और खप भी जाते हैं, तो ये चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं Yes, फिर I'm sure एज अ we- फीमेल। Yeah. और कराची में तो मैं कहूँगी फिर भी थोड़ी बहुत औरत जो है एम्पावर्ड है, लेकिन इंटीरियर में अभी भी ये है कि गांधीवाद की तरह हमें चलना है कि अगर मियाँ ने मोहब्बत है, अगर थप्पड़ मारी है तो मियाँ की ये मोहब्बत है, तो क्यों ना हम 2 थप्पड़ हम भी मारें, हम तो उनसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो Thank you. तो गांधीवाद वाला होता है कि अगर एक पे मारा है तो दूसरा दे दो, तो ये एक चीज़ होती Thank है। you so much. I'm sure we have a really long way to go when it comes to women's rights in this country. कल्पना जी, मलका जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपका गहरा ताल्लुक़ है औरत फाउंडेशन से. Generally, NGOs don't really have a good reputation. People have this perception that NGOs जो हैं वो डोनर डिक्लेरेशन पर चलते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशरीज जो होते हैं वो जो NGO में लोग काम कर रहे होते हैं वो होते हैं. कैन यू प्लीज़ टॉक अ लिटिल बिट अबाउट औरत फाउंडेशन का क्या रोल है इन ब्रिंगिंग जस्टिस टू women, supporting them and decreasing violence against women? अच्छा, मेरे ख्याल में नईम मिर्ज़ा ने बहुत तफसील से बताया औरत फाउंडेशन की जो बुनियाद जिस हवाले से रखी गई, लेकिन मैं थोड़ा सा और आगे बट हमारी औरतों के लिए, क्योंकि वो किस तरह जुड़ जी, सकती हैं आपके बिल्कुल, फाउंडेशन बिल्कुल। से? आप देखें कि हम जैसे आपने कहा ना जी, प्रोजेक्ट बेस होती हैं, मैं बहुत सारी यहाँ पे बातें ऐसी बता सकती हूँ कि जो प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद जो है वो कामयाबियाँ हुई हैं. हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, लेकिन हम हर साल एक रिपोर्ट शाया करते थे जिसमें हम बताते थे कि पूरे मुल्क में कितनी औरतों को कत्ल कर दिया गया है, सूबे में कितनी औरतों को कत्ल कर दिया गया और डिस्ट्रिक्ट में कितनी औरतों को. और ये सारी रिपोर्टें हम अपनी पार्लियामेंटेरियन से लॉन्च करवाते थे, और ताकि थोड़ी सी उन्हें भी जो है ना वो शर्म आए और हैरानगी हो कि क्योंकि उस वक्त हमारी जब ये ख़वातीन वायलेंस का शिकार होकर जब पुलिस स्टेशन जाती थी तो ये कहा जाता था ये आपका ज़ाती मामला है, ये आप अपने घर में जाके हल कर लें, हम कुछ नहीं कर सकते. एक औरत सारी रात पिटी है, पूरा जिस्म उसका नीला हो गया और वो 2 दिन तक कोमा में रही और तीसरे दिन उसका इंतकाल हो गया, तो कहीं उसको इंसाफ मिलने की कोई जगह नहीं थी. तो बहरहाल ये जो रिपोर्टें थी ये हम बार बार अपनी असम्बली में लेके जाते थे और पार्लियामेंटेरियन को दिखाते थे. आपको पता है 10 से 15 साल लगे डोमेस्टिक वायलेंस का कानून पास करवाने के लिए सिंध असम्बली से, और जब इतना अरसा कानून बनवाने में लगेगा तो आप सोचें कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी इतना ही टाइम लगेगा. लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे कामों के लिए पॉलिटिकल विल नहीं है करने के लिए. हमने जब ये कानून पास करवाया उसके बाद हमने, और प्लस दूसरी तंजीमों ने भी ये कोशिश की कि हम किस तरह इसका प्रचार कर सकें. हम बार बार हुकूमत को कहते थे कि भाई पब्लिक मैसेजेस के ज़रिए आप इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिसमिनेट करें. हमें जहाँ भी मौका मिला हमने कम्युनिटी की सतह पे अपनी पार्लियामेंटेरियन के साथ, काउंसलर्स के साथ, लेडी हेल्थ वर्कर के साथ हमने उनको बताया कि जी हमारे यहाँ सिंध में ये कानून पास हो गए हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो ग्रास रूट लेवल तक होनी चाहिए. क्योंकि जब हमारी लेडी हेल्थ वर्कर डोर टू डोर जाती हैं, हमने कहा आप अपने मैसेज के साथ, हेल्थ के मैसेज के साथ एक ये वाला मैसेज भी आगे पहुँचा दें कि अब अगर किसी ने भी 18 साल से कम उम्र बच्ची या बच्चे की शादी करी तो वो कानूनन जुर्म है. इसी तरह जो है वो अब 18 अगर किसी भी मर्द ने या किसी ने भी किसी औरत या लड़की के साथ कोई भी तशद्दुद किया तो वो कानूनन जुर्म है. और जब हम यूथ के साथ ये बात करते हैं तो हम उन्हें थोड़ा सा डीपली समझाने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारी हमारे यहाँ रिवायात और कल्चर साथ साथ चलते हैं. तो ये कहा जाता है अच्छा जब मेरे अब्बा भी अम्मा को मारते थे, अब मेरी शादी हो गई तो अब मैं भी मारूं. तो हम उन्हें बताते हैं कि बेटा जब अब्बा अम्मा को मारते थे तो उस वक्त कानून नहीं था, लेकिन अब कानून बन गया है, तो अब आप जो है ना वो अब नहीं मार सकते अपनी बीवी को. और दूसरी बात है कि तशद्दुद को तशद्दुद से नहीं ख़त्म किया जा सकता जब तक चीज़ें जो हैं वो सामने नज़र नहीं आती. अच्छा, इसकी अगर हम इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बात करें तो हमें बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन हुकूमत की तरफ से प्रोविंशियल लेवल पे तो नज़र आती हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमें उस तरह की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमें उस तरह नज़र नहीं आ रही होती. लेकिन मैं पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करूँगी कि इन्होंने जो SSP ऑफिस के साथ एक अपनी पुलिस ऑफिसर्स को बिठाया है जहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट खोला हुआ है. वहाँ पर जब ख़वातीन कम्युनिटी की जाती हैं और बाकायदा वो तहरीरी तौर पर एप्लीकेशंस लेके जाती हैं कि जी हमारे साथ ये वायलेंस हुआ है, तो वहाँ पर उनको फैसिलिटेट किया जाता है. और मेरा बहुत क्लोजली जो है वो इन स्टेशंस पे जो है वो बैठना रहा, बल्कि मैं पूरे सिंध में जो है वो जब भी मेरा किसी भी डिस्ट्रिक्ट में विज़िट होता है तो मैं ज़रूर SSP ऑफिस में जो हमारी ये पुलिस इंचार्ज बैठी हुई होती हैं वहाँ ज़रूर जाती हूँ, दारुल अमान ज़रूर जाती हूँ. और फिर उसके बाद जब भी हमें सरकार के लोगों से मौका मिलता है बात करने का तो मैं उन्हें बताती हूँ कि देखें फ़लाँ जगह जो है ना ये गैप है, इसको फिलफिल होना चाहिए. लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे
सारे अनाउंसमेंट हो तो जाते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे यहाँ पूरे सिंध में जो है वो सेव हाउस मौजूद हैं, लेकिन सेव हाउस का फंक्शनल कहाँ पर है? अगर हमारे यहाँ साउथ का भी एक सेव हाउस यहाँ पे मौजूद है, कराची के 60 डिस्ट्रिक्ट मौजूद है, इतना बड़ा शहर है, यहाँ पे सिर्फ अभी तक फंक्शनल एक सेव हाउस है। लेकिन वहाँ पर मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगी, आप लोग ज़रूर जाएँ, विज़िट करें उस सेव हाउस का, ताकि आपको अपनी कम्युनिटी के लोगों को वो बताने में आसानी हो। यहाँ पे क्योंकि कुछ लोग ज़ाहिर जूम पे भी इसको प्रोग्राम को देख रहे हैं, हमारे यहाँ इस वक्त जो है ना वो तलाक का रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब शादियां होती हैं और उस वक्त जब निकाह नामे की बात हो तो ये कहा जाता है ओहो शादी के मौके पे तलाक की बातें। तो मैं यहाँ पे आप सारे लोगों को एक सजेशन ये दूंगी कि जब भी आप अपनी बेटियों की शादी करें और जब रिश्ता आए तो उसी वक्त आप ये बात करें कि हमें निकाह नामा जो है वो पूरा फिल करवाना है। जब निकाह नामे की तमाम शिकें पूरी हुई भी होंगी और फिर वो बंदा जो है वो 10 दफ़ा सोचता है कि अच्छा मैं ऐसा इसके साथ कोई तशद्दुद ना करूँ कि मुझे ये भी तलाक दे सकती है। या आप देखें कि हमेशा ये होता है कि जब बेटियां या बहनें प्रेग्नेंट होती हैं तो तशद्दुद करके उनको मैके में छोड़ दिया जाता है और जब बच्चा हो जाता है तो आके माफ़िया मांग के और उसको वापस जी आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा और ले जाएं। तो उसमें जो है जो जहाँ पे सवाल नंबर 16 है कोई ख़ास शर्त, तो वहाँ पर आप लिखवा सकते हैं कि नाचाकी की सूरत में कभी भी बेटी मैके आके बैठेगी तो आपको हर महीने इतना पैसा देना पड़ेगा। और शौहर जो है वो एक तलाक का हक जो है वो बीवी को तफीज़ करे। तो इस तरह हमारे मुल्क में देखें शरह तलाक भी जो है वो कम हो सकती है, क्योंकि उसके पास 2 ही राइट होंगे। बार बार बंदा जो है वो, क्योंकि गुस्से में ही तलाक होती है, खुशी में तो कोई भी तलाक नहीं देता। तो अगर जो है वो एक तलाक का हक बीवी के पास आ जाएगा तो हमारे यहाँ जो है ये शरह तलाक जो है वो कम हो सकती है। दूसरी बात है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं हैगी। हमारे यहाँ जो है आप देखें हम अक्सर पंजाब के जो लॉज हैं उनके मैसेजेस सुन रहे होते हैं टीवी पे, रेडियो पे, लेकिन हमारे यहाँ सिंध के जो पब्लिक मैसेजेस हैं वो सरकार की तरफ से बहुत कम अनाउंस होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बजट इस हवाले से इतना रखा ही नहीं जाता। इसी तरह जो है आप देखें जैसे अभी वो होम बेस वर्कर की पॉलिसी और उसकी बात हुई थी, तो मई 2018 में होम बेस वर्कर के हवाले से लॉ पास हुआ, लेकिन उसका अगर हम इम्प्लीमेंटेशन देखें कि हम 2023 में बैठे हुए हैं तो लेबर डिपार्टमेंट ने कितनी होम बेस वर्कर को रजिस्टर किया है, तो वो बहुत सारे बहाने हैं कि जी कोविड आ गया, बारिश आ गई, सैलाब आ गया और इसकी वजह से ये सारे काम जो है वो डिले हो गया। दूसरा जैसी जब सैलाब के हवाले से यहाँ पे खवातीन जब बात की गई कि जी वो हामला खवातीन बहुत सारी थी या दूसरी चीज़ें थी, तो हमारी जो सरकार थी वो बिल्कुल ही उस तरह सोई हुई थी कि देखें वहीं पे लोग कैंपों में रह रहे हैं और वहीं पे जो है वो जानवरों की मरी जो है ना वो पड़े हुए हैं, मुर्दा लाशें वहाँ पड़ी हुई हैं, तो उससे जो बीमारियाँ फैल रही थी उसका भी किसी को अंदाज़ा नहीं था। तो हमारे यहाँ बहुत सिंध असम्बली जो है वो पूरी दुनिया में एक प्रोग्रेसिव असम्बली है जहाँ पे इतनी सारी औरतों के हवाले से लेजिस्लेशन हुई है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उस फ्लो के साथ नहीं हुआ जिस फ्लो से जो है वो कानून साजी हुई है। क्योंकि जब शैला रज़ा साहिबा जो थी वो डिप्टी स्पीकर थी तो वो बाकायदा हम लोगों को फ़ोन करके कहती थी इस दफ़ा सेशन जो है वो मैंने चलाना है, जल्दी जल्दी तुम लोग बता दो कौन कौन से लॉज पास करने या क्या चीज़ें, कोई ऐसा लेटर या ऑर्डिनेंस निकालना है तो आप लोग प्लीज़ हमारे साथ जो है ना वो इसमें हेल्प करें, हम ये चीज़ें निकाल देंगे। क्योंकि औरतें ही औरतों की तकलीफ़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से महसूस करती हैं। और यहाँ पे मैं डॉक्टर शेरशाह को कोट करूँगी कि जिस वक्त वो उन्होंने हमारी किसी तरह की कॉन्फ्रेंस में बताया कि जब जो है वो लेबर सेक्रेटरी जो थी वो एक खातून थी, तो वो जब भी लेबर रूम के मसाइल लेकर जाते थे, हेल्थ की जो वो थी सेक्रेटरी, तो जब भी मसाइल लेके जाते थे वो फ़ौरन हल हो जाते थे। लेकिन जैसे ही वहाँ पे कोई मेल आया तो वो कह लेंगे डॉक्टर साहब आप तो हर वक्त लेबर रूम के ही मसले लेकर आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा जी मेरा ताल्लुक ही इस तरह के शोबे से है, तो वहाँ जो क्योंकि औरत को एक सेकंड में अगर कोई भी एमरजेंसी तौर पे कोई चीज़ नहीं पहुँची तो उसकी जान ज़ाया हो सकती है। तो औरतें ही औरतों के मसाइल को ज़्यादा बेहतर समझती हैं और औरतें ही उनको जो है वो संजीदगी से देखती हैं। लेकिन सिर्फ हमारे यहाँ जो अभी इस वक्त जो हमें प्रॉब्लम नज़र आ रहा है वो इम्प्लीमेंटेशन का मौजूद है और हमारे यहाँ बजट भी मौजूद है। अगर आप जो है विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, जो औरतों से रिलेटेड डिपार्टमेंट जहाँ औरतों का रोल ज़्यादा है, वहाँ पर आप देखें कि सब चीज़ें मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उस तरह हमें नज़र नहीं आ रही होती, अवेयरनेस नहीं है। हमने तो यहाँ तक भी अपने तौर पे कोशिश करी, क्योंकि आपको पता है हमारे वसाइल इतने नहीं हैं,
तो हमने उसमें भी रहते हुए कोशिश करी कि हम रक्षों के पीछे जो है हमने बैनर लगा दिए, ताकि लोग, अगर हम इस तरह के प्रोग्रामों में अवेयरनेस दे रहे हैं तो रक्षों के पीछे बैनर लगा होगा तो और भी बहुत ज़्यादा लोग जो है उसको पढ़ के और सबक हासिल कर सकते हैं। चलें, थैंक यू सो मच मलका जी। सुमैया, आई वांट टू कम टू यू नाउ, थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट। आई वांट टू ask you first about intimate partner violence, which is rampant in our country. It's Pakistan has one of the highest rates of intimate partner violence, and we never talk about it. Marital rape जो है वो अभी भी criminalize नहीं हुआ है। प्रेगनेंसी जो होती है रेप के तहत, रेप के बाद जब औरत बच्चा डिलीवर करती है, उस बच्चे की क्या शिनाख्त है? कोई लॉ, कोई प्रोविज़न नहीं है इसके अगेंस्ट। So are women not allowed to be in relationships in Pakistan? And I want to ask you, is criminalizing marital rape something that the Aurat March is going to stand for this year as well? Well, thank you so much for a very loaded question. At the moment, yeah. उस तरह से अगर हम देखें तो या वी डोंट हैव मैरिटल रेप इज स्टिल नॉट रिकग्नाइज्ड। 50 साल हो गए, बरतानवी हुकूमत ने रिकग्नाइज भी कर लिया, उसको इम्प्लीमेंट भी कर लिया, एंड इट इज़ समथिंग दैट दे हैव डेल्ट विद। हमारे यहाँ कंसेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कंसेंट इज़ समथिंग दैट हैज़ टू बी रिपीटेडली गिवन। इसमें वंडरफुल बात यह है दैट 2021 में तरमीम आई है हमारे पीपीसी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, और व्हेन यू लुक एट द रेप की डेफिनेशन under the relevant section, so there is a definition or explanation of what consent is. It is something that is freely given, repeatedly, unequivocally, and it's something that has to be unconditional. तो हम लोग जब कंसेंट ही नहीं होती इन सिचुएशंस में, आप समझते हैं कि मेरी बीवी है तो ऑब्वियसली शादी तो कर ली, तो ऑब्वियसली ये मेरा हक है, ये मर्द का जो ये एंटाइटलमेंट कंटिन्यू, this is the primary problem in a lot of different circumstances where you just assume that the woman's body is yours. Now जब हम woman's body पर आते हैं, I want to talk about ये 2021 में एक प्रैक्टिस, एक और प्रैक्टिस है। जैसे रेप में हमने जब डेफिनेशन के बारे में बात की तो पहले हमारी डेफिनेशन वाज रिकग्नाइज्ड दैट व्हेन अ मैन रेप्स अ वुमन, इट वाज ओनली men between two genders. So the definition of rape has to be changed to allow for that, and I was very lucky to be part of a panel of women who worked on those definitional changes, and we included the definition of consent, and now it includes transgender or any person. So by removing this gender notion within rape has really, legally speaking, has been a very big role to play, I think, in these things. उसके अलावा जब आप रेप भी हो गए तो आप जब मेडिकल लीगल ऑफिसर के पास जाएंगे तो फिर आपके पास एक और ब्रिटिश हेरिटेज जो हमारी चलती ही आ रही है, क्योंकि हम अभी तक इतने ही ऑब्सेस्ड हैं गोरों के निज़ाम से और हमने कोई कोशिश नहीं की अपनी डीकॉलोनाइजेशन के हवाले से। तो आप जब उसके बारे में बात करते हैं तो देन देयर इज़ अ 2 finger टेस्ट विच ऑल्सो ओवर 50 years ago द ब्रिटिश हैड आउटलॉड। 2 finger टेस्ट होता है जब मेडिकल लीगल एग्जामिनर आपको जब एग्जामिन कर रहा होता है एज अ सर्वाइवर ऑफ रेप, इफ़ the 2 fingers are able to easily be inserted in the vaginal cavity, that means that person is maybe not raped. Like आपके पास scientific evidence है, but it continued to be a practice as just something just to check. जब आपके पास DNA है, physical body पे violence हो, all of those factors, why was this archaic test continued to date? 2021 में सदफ अजीज़ versus the Federation of Pakistan, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक का लाहौर हाई कोर्ट की जो जजमेंट है, उसने ये पूरी आउटलॉ की प्रैक्टिस। नाउ दैट इज़ अनदर रीज़न वी नीड मोर विमेन रिप्रेजेंटेशन। जैसे आपने पहले कहा, जब ख़वातीन का दर्द समझ सकती हैं, तो उस तरीके से वी नीड मोर रिप्रेजेंटेशन विद इन दैट। और फिर आ जाता है ऑब्वियसली क्लियरली मेरी सारी कॉन्वर्जेशन आपके सवाल के भी जिस्म के ही हवाले से, तो हमारे ये जो औरत मार्च at the moment, marital rape is not something that we have addressed. हमारी इस साल की जो हमारा प्राइमरी नारा है is related to हमारे आजकल के माशी हालात कि रियासत जवाब दो, भूख का हिसाब दो। तो क्योंकि हर चीज़ जो है एक औरत का मसला हो जाता है, खाना अगर घर पे नहीं है वो औरत का मसला है, हर चीज़ इज़ वेरी ईजिली कैटेगराइज एज समथिंग द वुमन हैज़ टू डील विथ। तो
अब जब ये पूरे हमारे पुराने एंड वी स्टिल बिलीव इन द नारा मेरा जैसे मेरी मर्जी के हवाले से मैं बात करूँगी कि उसको कितना डिलिबरेटली मैनिपुलेट किया गया एंड अभी तक करते जा रहे हैं, क्योंकि आप कोई एक्सेप्ट, कुछ लोग काफ़ी हमारे माशरे में हर किस्म के लोग हैं, वी एक्सेप्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ऑल ऑफ दैट, बट आप मिस इन्फॉर्मेशन तो ना स्प्रेड करें ना। मेरा जैसे मेरी मर्जी इज़ अबाउट कंसेंट, it's about having a woman's right to her own body and the use of her own body। और ये हालात है कि पिछले हफ्ते एक 2 रुकनी बेंच को सिंध हाई कोर्ट को बताना पड़ा कि ये एक फहाश नारा नहीं है, ये एक औरत की खुद मुख्तारी का नारा है। तो और उसमें ये भी कहा, और ये आपके अर्लियर पैनल में भी कहा, दैट वुमेन्स राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। हम 2023 में हैं और अभी तक हम इसके बारे में खुश हो रहे हैं कि वो जजमेंट में आ गया वुमेन्स राइट्स और ह्यूमन राइट्स। नो, ऑब्वियसली हम क्या लोग नहीं हैं, हम इंसान नहीं हैं। तो उस हवाले से ये हमारी 2 रुकनी बेंच ने इसको ना सिर्फ completely legitimate करार दिया, said that it is not vulgar, it is not obscene, it only talks about a woman's right over her own body। Now इसको जब manipulate करते हैं कि हाँ लड़कियाँ फहाश कपड़े पहनना चाहती हैं, it's not just about that, it's about consent, it's about a lot of things like having the right to have the make decisions over her own body कि मुझे बच्चे कितने पैदा करने हैं। आपको पता है आजकल हमारी पॉपुलेशन जो इतने एक्सप्लोजन के थ्रू जा रही है, एवरी एवरेज चाइल्ड बेयरिंग एज की औरत 4.2 बच्चे पैदा करती है, एवरी औरत। हमारी स्टेटिस्टिक्स अगर हम देखें 2040 वी आर गोइंग टू बी डबल इन जस्ट लाइक अ मैटर ऑफ 30 years कि हमारे बच्चे, हम चाइल्ड लेबर अलग चल रहा है। सो वी डू नॉट हैव दीज काइंड्स ऑफ, वी नीड टू चेंज आवर सोच, गेट आउट ऑफ दिस ऑब्सेशन विद द फीमेल बॉडी एज समथिंग to be used, which is vulgar, which is associated with honor, etc. Because अगर आप मेरे इस पीली चिट्ठी में सिर्फ स्टेटिस्टिक्स है जो मैं लिख कर आई, बिकॉज मुझे बस था कि मतलब इफ somebody asks a question I need to know कि डोमेस्टिक वायलेंस के कितने केसेस हुए, राइट। सो डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से देखें तो यस, सिंध में हमारा लॉ है, बलूचिस्तान में है, पंजाब में है, KPK में अभी भी नहीं है बिकॉज इतनी ऑपोजिशन उसके ख़िलाफ़ आई है। भाई जब आप एक औरत को, एक ख्वाजा सिराग जैसे पहले बात हुई, ट्रांस कम्युनिटी, उनके वजूद के बारे में आप कोई और क्यों बताएगा हमारे वजूद के बारे में। हमारे यहाँ मैल न्यूट्रिशन बच्चों में ओवर 70% ऑफ चिल्ड्रन इन पाकिस्तान आर मैल न्यूट्रिशन। हमारी fertility rates are declining now because of the malnutrition over the past many decades। लेकिन क्या बच्चे अभी भी मर्द चाहता है कि उसकी बीवी बस एक फैक्ट्री बने रहे और बच्चे निकलते रहें, 8 बच्चे हों, 9 बच्चे हों, क्रिकेट टीम खेलेंगे। But Sumaya, even if we pass laws like domestic violence का हमने law pass करवा लिया जैसे तैसे 2013 में, there are so many loopholes in the Sharia law where the perpetrator can be forgiven by the victim's family। कंदील बलोच के साथ क्या हुआ, उसके भाई ने उसका कत्ल किया और फिर उसकी फैमिली, क्योंकि वो तो भाई था तो उसने माफ़ कर दिया। तो अगर there's such a clash between the, even if you come out with the most progressive laws, what's the way to cover these loopholes when which are present and rampant in the Sharia law? I mean, anyone can get away with anything। Well, Supreme Court ने तो कह दिया that इस तरह के केसेस में आप क़िसास या दियत का नहीं कर सकते। It has to be something they have to suffer and they have to go through it। But at the end of the day, as हमारे पैनलिस्ट ने, रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट ने भी कहा कि पैसे नहीं होते, राइट। तो अगर आप पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन करना चाहें तो आपके पास पैसे नहीं हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस का अगर बिल है उसको इस्तेमाल करना के, तो मैं भी वकील होते हुए मैंने लॉ बनाने में मैं थोड़ा एक्सपीरियंस किया, लिटिगेशन में एक्सपीरियंस किया, और अब मैं एक पब्लिक इंटरेस्ट इदारे का हिस्सा हूँ पिलैप के नाम से, जो अब एडवोकेसी पे फोकस, वो जो बीच का एस्पेक्ट है उस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इट्स वेरी इजी टू मेक अ लॉ ऑनेस्टली, लाइक पाकिस्तान के अगर हम लॉज के उस पे जाएं, वी आर सच अ हेविली लेजिस्लेटेड कंट्री। हर इंसान कहता है कि वो चाइल्ड लेबर का भी लॉ हो,
चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट का भी लॉ है. हाउ इज इट दैट वी हर चीज़ का हम सोल्यूशन लॉ में देख रहे हैं लेकिन अपने अंदर नहीं देख रहे, राइट? हमें अपना आईना अपनी तरफ करना है, क्योंकि मतलब रेपिस्ट हम हैं, वेल मैं नहीं हूँ, रेपिस्ट भी हम में से हैं, मोलेस्टर्स हम में से हैं. क्या अब चाइल्ड मोलेस्टेशन का भी लॉ आएगा? ऑल ऑफ दीज थिंग्स एक्चुअली एग्जिस्ट विद इन द पीनल कोड, बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर जस्ट सो हेविली ऑब्सेस्ड कि लॉ पास हो गया. But we need to go way past the law. Police can take us so far with helping in investigation and improving the investigation process. वो prosecutors can only take us so far to prosecute something. But at the end of the day, मसला तो इंसान में आ रहा है, right? Like where we need to really have a really big campaign जिसमें हम लोगों की सोच बदले. These sessions like this help. But do we really reach everybody? तो मतलब इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें अवेयरनेस, एडवोकेसी उसकी तरफ फोकस करना चाहिए, बिकॉज कोर्ट का भी हम बर्डन, ओवरबर्डन, पॉपुलेशन इतनी है तो ऑब्वियसली केसेस भी इतने हैं, पुलिस इज आल्सो ओवरबर्डन, यू नो वी नीड टू फाइंड it's like a catch-24 circle. कि जब इसमें कॉन्फ्लिक्ट है पीपीसी और सीआरपीसी का. ओह यस यस. तो ये कॉन्फ्लिक्ट जब ये लॉज बनते हैं तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि कौन बैठता है इसमें, कि इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं. तो बिकॉज ऑफ दैट कि ये अवेलेबिलिटी ऑफ सीआरपीसी एंड पीपीसी वो उनसे भूल जाते हैं, फिर ये नए लॉज बनाते हैं, फिर आए दिन उसमें अमेंडमेंट होती है. अब जैसे खुला की बात मेरे मलका ने कही कि आई एम सॉरी कि मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि लॉज का मिसयूज़ भी हो रहा है. अब देखें, जब औरत को पता चल जाता है कि मुझे 3 महीने में तलाक हो जानी है, वो बड़ी खुश होती है कि भाई विद इन 3 मंथ्स को नो एविडेंस. इससे पहले तो काफ़ी केस चलता था, लिंगर ऑन होता था, लेकिन अभी 3 महीने में हो जाता है. तो उसमें क्या है कि राइट एंड रॉन्ग के जो बीच में एक जंग है वो चल रही है, कि कभी कभी मर्द के साथ भी ज़्यादती हो जाती है बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ 3 मंथ्स लॉ जो है. तो ये चीज़ें भी हमें देखनी चाहिए. कि मैं डॉक्टर मोइस की तरफ आऊँगी. मुझे एक सवाल था. मेहरब, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन कि क्लास, हमारा जो इकोनॉमिक क्लास है, सोशल क्लास है, और जस्टिस का क्या ताल्लुक़ है? किस क्लास के लोग कन्विक्ट हो रहे हैं, किस क्लास के लोग जेल में सड़ रहे हैं, और क्लास का कितना गहरा ताल्लुक़ है जस्टिस के साथ? अगर इस पर आप बात कर सकें. जी ज़रूर. देखें, क्लास मैं ये समझती हूँ एज एन एक्टिविस्ट भी कि पाकिस्तान में, मेरा ज़्यादा ताल्लुक़ भी क्योंकि बाएं बाजू की जमातों के साथ ही रह चुका है, जो सबका रहना चाहिए मेरे ख्याल से, कि पाकिस्तान में किसी भी मसले को समझने के लिए आपको क्लास को समझना बड़ा ज़रूरी होता है. क्लास तो हेविली बेक्ड है ना हमारे माशरे के अंदर. गरीब का स्कूल अलग है, अमीर का स्कूल अलग है. यहाँ तक कि दोनों अगर अंग्रेज़ी सीख जाएँ तो गरीब की अंग्रेज़ी और अमीर की अंग्रेज़ी में भी फ़र्क है. उनको कौन सा गाना पसंद आता है, दूसरे को कौन सा गाना पसंद आता है, इसमें भी फ़र्क है. शादी पे आप जोड़ा किस डिज़ाइनर का पहनते हो, कौन से हॉल के अंदर जाते हो, बोटियाँ कितनी खाते हो, इसमें भी आपका फ़र्क है. क्लास के ऊपर तो बहुत हेविली इम्प्लिकेटेड है पूरी की पूरी चीज़. तो ये कैसे पॉसिबल नहीं है कि जब आप एक अदालती निज़ाम के अंदर वॉक इन करके जाओगे, आपका एक वकील आ रहा है, साथ वाले का वकील आ रहा है, एक जज के सामने आप पेश हो रहे हो, आपकी गुफ्तार में, आपके लिबास में, आपके पहनावे में, आपके बोलचाल के तरीके के अंदर एलिटिज़म किसी ना किसी तरीके से ज़रूर रिफ्लेक्ट होती है. और इसमें कतन कोई झूठ नहीं है कि पाकिस्तान में इफ़ यू आर एलीट पासिंग, अगर दिखने में अगले बंदे से आपका 5 मिनट का काम है और उस 5 मिनट के अंदर वो कन्विंस्ड है कि आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान की अशरफिया से होता है, वो आपका काम बहुत बेहतर तरीके से करेगा, जिसके बहुत इंटेलिजेंट स्मार्ट वेज़ हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इंग्लिश में बात करें और टूटी हुई अंग्रेज़ी के अंदर नहीं, शुमाइला भट्टी वाली नहीं, अच्छी अंग्रेज़ी के अंदर आप बात करें तो अगला बंदा तो ऑटोमेटिकली आपका काम यूँ दस्ती दस्ती निकालेगा. ये हम सब कर चुके हैं यहाँ पे. जिस किसी को भी अंग्रेज़ी बोलनी आती है, ये मेरे साथ भी होता है. व्हेन आई वॉक इन टू अ बैंक और कोई आए रोकने के लिए मुझे, तो मैं अस्सलाम वालेकुम नहीं कहती, मैं गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून कहती हूँ, और फिर मैं अपनी बात आगे कंटिन्यू करती हूँ. तो क्लास बहुत हेविली बेक्ड है हमारी परसेप्शंस के अंदर, और क्लास को लेके हम बहुत डरते हैं, हम बहुत खौफज़दा हैं, क्योंकि ना सिर्फ क्लास हमारे ऊपर कलोनियल सिस्टम ने इम्पोज की, लेकिन कलोनियल सिस्टम ने ही हमारा पुलिसिंग का सिस्टम इजाद दिया. और मैं सिंध पुलिस की बात यहाँ पे नहीं कर रही, मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ इंडियन इंपीरियल पुलिस की, जिसकी सबसे बड़ी छाप आपको पाकिस्तान के अंदर पंजाब पुलिस की मिलती है.
और अगर आपका पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम से ताल्लुक़ रह चुका है अक्रॉस प्रोविंसेस, तो मुझे पंजाब पुलिस के बारे में कोई बयानिया देने की ज़रूरत नहीं है। आप सबको पता है पंजाब पुलिस क्या है। केपी में तो अभी थोड़ा बहुत रिफॉर्म आना शुरू हुआ है, बलोचिस्तान डजंट इवन काउंट। सिंध पुलिस के अंदर फिर हमारे पास ये है कि रिफॉर्मिस्ट एजेंडा आ जाता है। गरीब बेचारी बहुत है, अगर आपने कोई कंप्लेंट रजिस्टर करानी हो तो A4 के और लीगल के पेपर साथ लेके जाया करें, क्योंकि आयोग के पास पेन और पेपर भी ख़त्म हो जाता है, और इसमें भी कतन कोई झूठ नहीं है। ये भी क्लास का एक सिस्टम है। लेकिन हाउ द कंप्लेंट इज इंटायरली डेल्ट। अब मैं लास्टली इस बात को क्लोज इन यूँ करना चाहूँगी कि जब आपका केस चलता है अदालत के अंदर, एज अ पुअर पर्सन, मैं एक पुअर पर्सन एज सच नहीं हूँ, मैं एक मिडिल क्लास पर्सन हूँ, लेकिन हर 2 हफ्ते के बाद सदर जाना सिटी कोर्ट्स में, आपका वो वाला किराया आपका अलग, पेट्रोल की कीमत अब आपको नजर आ रही है, वकील की फीसों की तो मैं बात ही नहीं कर रही। 6 अगर आपकी सुनवाइयाँ होती हैं तो 2 उनकी सुनवाइयों में जज साहब छुट्टी पे गए हुए होते हैं, 2 के अंदर दूसरी पार्टी नहीं आती है, और 2 के अंदर बिजली चली जाती है या बार वालों की हड़ताल हुई हुई होती है, 7वीं दफ़ा आपका केस सुना जाता है। तो पुअर पर्सन की एक्सेस एक सिस्टम के अंदर जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट एब्सेंट है, जहाँ पब्लिक लिटिगेशन एब्सेंट है, पब्लिक लिटिगेशन की क्वालिटी बहुत पुअर है, उसके ऊपर आपके इतने क्लासिस्ट एलिटिस्ट एटीट्यूड्स बेक हुए हुए हैं, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको जस्टिस डिस्पेंस होगी? बिल्कुल। तो आपका अगर केस आ गया है पाकिस्तानी कोर्ट सिस्टम के अंदर, तो ग्लूटाथायोन के टीके लगाना शुरू करें, वाइटनिंग क्रीमें लगाना शुरू करें, गोरे चिट्टे लगें, इंग्लिश की फिल्में देखना शुरू करें, ताकि हर बार माई लॉर्ड के साथ साथ आप लोग योर लॉर्डशिप भी बोल सकें, योर ऑनर भी अच्छे तरीके से बोल सकें। शायद आपका केस बेहतर तरीके से सुन लिया जाए, वरना ये मुल्क अमीरां दा मुल्क है, असी सारे खाम खाने हैं दे विच। थैंक यू मेहरब। कल्पना जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, सॉरी, कमिंग टू लॉस्ट, जाहिदा जी, मैं आपसे, मेरा आखिरी सवाल आपसे, फिर कल्पना जी पर आते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप एक वुमन पुलिस ऑफिसर हैं, अगेन अ रेयरिटी इन आवर सिस्टम। जेंडर सेंसिटाइजेशन की क्या ट्रेनिंग मिलती है आपको और आपके मेल काउंटर पार्ट्स, मेल पुलिस ऑफिसर्स को? औरतों जिनको जेल में लाया जाता है, उनके साथ किस तरीके का सलूक किया जा रहा है? और मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि हाउ हार्ड वाज इट टू गेट टू वेयर यू आर टुडे? तो मैं लास्ट क्वेश्चन को पहले जवाब दूं कि मैं CSS एग्ज़ाम पास करके आई, दैट्स अ कमीशन एग्ज़ाम, और फिर ऑन मेरिट मैंने पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में ऑन मेरिट मेरी रिक्रूटमेंट हुई। तो 2014 में ये अपॉर्चुनिटी मिली, और बिल्कुल CSS एग्जामिनेशन इज़ ओपन टू ऑल, और उसके अंदर एक फिक्स्ड वुमेन कोटा भी है, और वुमेन जनरल कोटा में भी इंडक्ट हो सकती है, इंक्लूड हो सकती है, और वुमेन कोटा तो है ही है। तो इट्स अ मेरिट बेस्ड एग्ज़ाम और बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट एग्ज़ाम है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह 50+ हमारी जो ASP फीमेल ASPs हैं वो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा हैं, और जो रैंक से आ रही हैं वो अलग हैं। और अभी पाकिस्तान जो सिंध पुलिस में 2000 जो हैं के करीब फ़ीमेल ऑफिसर्स हैं इन ऑल रैंक्स, बीट कांस्टेबल, ASI, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, और अभी रिसेंटली DSPs भी हुई हैं। तो जेंडर अगर हम सेंसिटिविटी की बात करें कि कितनी हमें ट्रेंड है, तो ये मुख्तलिफ कोर्सेज और ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप जितने भी कोर्सेज और ट्रेनिंग दो ना किसी को भी, लेकिन वो एज अ ह्यूमन बीइंग कैसा है, पुलिस ऑफिसर एज ह्यूमन बीइंग कैसा है, वो उसका अगर किसी भी वुमेन के साथ बात करने का तरीका उसको पैदाइशी नहीं आए, तो आप उसको कितने भी ट्रेनिंग कोर्सेज दिलवा दो तो इन बिल्ट उसके साथ है कोई मसला है जेनेटिक। तो ये पुलिस महकमे से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये इन बिल्ट एक ह्यूमन एरर है मेरे हिसाब से। आप औरत के साथ किस तरह डील करते हो, तो इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू एनी प्रोफेशन। अच्छा, नंबर 2 आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा कि जेंडर इनसेंसिटिव एंड आई, और औरतों का जो सलूक इन द जेल सिस्टम जब उनको लाया जाता है, क्योंकि जेल जो सुपरिटेंडेंट है इट्स डिफरेंट फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट। जेल जस्टिस जो का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक अदर रिफॉर्मेटिव पार्ट है। तो इसी तरह जेल के अंदर वुमेन का अलग एक डिपार्टमेंट है, एक अलग सेल है, को अलग रखा जाता है। हमारे पास एक वुमेन सुपरिटेंडेंट जो DIG हैं, वो एक लेडी हैं और वो उनको केटर करती हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हमारी सोसाइटी जो है ना वो डंडे से चलती है, और पुलिस के पास हमारे पास कोई भी केस आए, किसी रेप केसेस तो चले कॉग्निजेबल केसेस हैं ना, उनकी FIR होगी, लेकिन ऐसे कोई केसेस आए सिर्फ हमारे पास आए ज़रूर, रिपोर्ट ज़रूर हों,
तो पुलिस जो है ना वो हर मसले का इस सोसाइटी में हल है, फ्रेंकली स्पीकिंग। अगर पुलिस के पास आए और उसके पास उसकी डेटरेंस जो है ना, हमारी सोसाइटी एक डेटरेंस पे ही कायम है कि उसको डंडे के ज़ोर पे बोलो कि भाई ये पुलिस में भी तुम्हारा मुकदमा दर्ज हो गया, तो आधे 50% उसका मसला उधर ही हल हो जाता है। तो पुलिस की एक नो डाउट न्यूसेंस वैल्यू है, और पुलिस अगर चाहे तो ये जो वायलेंस और इस तरह के केसेस हैं नियतन वो बिल्कुल इसको एड्रेस करवा सकती है। और अगर हम जस्टिस सिस्टम को देखें, जैसे अभी मैडम ने कहा कि इतना प्रोलॉन्ग उसका ट्रायल सिस्टम, और उसके बाद इतना है कि वो जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड वाली बात, कि वो जब तक उसको जस्टिस मिले तो वो औरत ही ख़त्म हो जाए या कुछ पता नहीं है कि वो सरेंडर कर ले। तो ये चीज़ें हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, और अनफॉर्चुनेटली बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन के बारे में कहा कि पेपर्स नहीं है पुलिस के पास, तो वो मैं बताती चलूँ कि आईजी साहब ने इन्वेस्टिगेशन को काफ़ी रिफॉर्मेटिव, अब हम स्टेज पे चल रहे हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन हर हेड वाइज रिवाइज हुई है, हमें अभी बजट मिलना शुरू हो गया है, और किस तरह इम्प्लीमेंट होता है वो। और बिल्कुल ये बात बिल्कुल ट्रू है कि हम अंडर फंडेड एक डिपार्टमेंट हैं, और जिस तरह के दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को बजट मिलता है, जिस तरह हम पुलिस को अगर उस % का बजट मिले जितना हम काम करते हैं 24 आवर्स, तो अगर हमें ज़्यादा बजट मिलेगा तो हम एक बेटर पोजीशन में होंगे कि हम अपना इमेज भी करेक्ट कर सकें। हमें वर्दियों की भी जितनी जो हमारे कांस्टेबल से लेकर हायर रैंक्स को सालाना एक वर्दी मिलती है, और हम वही बात है कि प्रायोरिटीज़ की, अब पुलिस डिपार्टमेंट किस प्रायोरिटी लेवल पे है लॉ इन्फोर्समेंट के, तो वो आप बजट से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो पुलिस को एम्पावर करना और बहुत ज़रूरी है, और पुलिस में काफ़ी ऐसे ऑफिसर्स रैंक्स हैं जिससे मतलब अवाम जब जाए तो उनको कभी नाउमीदी या इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी, बशर्त ये कि हमें कोऑर्डिनेशन करनी हर डिपार्टमेंट के साथ। मैं इन्वेस्टिगेशन में हूँ, मेरी पुलिस सर्जन के साथ कोऑर्डिनेशन है, केमिकल के साथ कोऑर्डिनेशन है। अच्छी कोऑर्डिनेशन होगी तो हम टाइमली उस चीज़ को करेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई रिपोर्ट हो गई रेप की, हम पुलिस सर्जन के साथ मैं राब्ते में आऊँगी तो आयोग और वो मतलब वो मोहतात होगा कि मेरी सुपरविजन ऐसी है कि अभी मैं बच नहीं सकूंगा अगर मैं 2 रुपए की भी करप्शन करूं। तो हमें एक अच्छे सुपरवाइजर्स की और लीडर्स की ज़रूरत है हर महकमे में। जब तक हमारे पास अच्छे सुपरवाइजर्स लीडर्स नहीं होंगे तो हम चाहे कितने भी बजट मिल जाएं, कितने भी लॉ पास हों, तो इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप रोल। थैंक यू। कल्पना जी, आपसे पूछूंगी सवाल और फिर क्लोजिंग रिमार्क्स लेंगे मलका जी से। हमारे मुल्क में 6 महीने की बच्ची से लेकर 6 साल की लड़की और 60 साल की औरत का रेप हो रहा है। नूर मुकद्दम जैसे इन्फ्लुएंशियल केस में भी अभी तक कन्विक्शन नहीं हुई है डिस्पाइट ऑल काइंड्स ऑफ प्रूफ। तो मैं ये आपसे पूछना चाहती थी, वो तो फिर भी इन्फ्लुएंशियल पार्टीज थे दो, इवन द परपेट्रेटर एंड द विक्टिम्स फैमिली, लेकिन जिनके ये 6 महीने की बच्ची, अभी जो 6 साल के बच्ची का रेप हुआ हाईवे पर बंद हो गया, ये जस्टिस तक कैसे पहुँचेंगे? और लॉयर्स और आपके जो लीगल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसमें क्या रोल प्ले कर रहे हैं? अभी सिंध लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था तो वहाँ पे मैंने फ्री सिंध लीगल सर्विसेज का एक वो देखा था स्टॉल, अगर उसके बारे में आप बता सकें लोगों को। और मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, वो खुद ही दे आर आंसरेबल। तो मैंने जैसे स्टार्ट में ही कहा कि मैम ने जैसे कहा कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, तो बहुत सी चीज़ें हैं, लूप होल्स इतने हैं कि हम उसको अचीव करते करते हमारी एविडेंस जो है वो टेम्पर हो जाती है। तो जब तक हम जस्टिस तक पहुँचे देखें, अवेलेबिलिटी जो है वो हर जगह नहीं है। हम तो पता नहीं आज भी वही पत्थर के दौर में रह रहे हैं कि मेडिकल लीगल ऑफिसर नहीं है, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल नहीं है। आप किसी का एक्सीडेंट देख लें, अगर रोड पे हो जाता है तो वो बंदा तड़प तड़प के मर जाता है जब तक कोई गाड़ी पहुंचे। और सुहाने ख्वाब ये होते हैं कि हम जब भी कोई अच्छी तकरीबात में जाते हैं तो जो लोग वहाँ पर आते हैं तो वो कहते हैं बाकी सब ठीक है। मैं कहती हूँ बाकी कुछ भी ठीक नहीं है। हर डिपार्टमेंट की यही हालत है। कहीं बजट की बात है, कहीं ऑफिसर्स का वो लेवल ऑफ IQ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि 6 महीने की बच्ची भी सफ़र कर रही है। मैंने जैसे कहा कि ये ज़ैनब केस भी इसीलिए उसका भी ट्रायल जो है जल्दी चला, इसलिए कि लोगों ने उसको लिया और सोशल मीडिया ने उसको हाईलाइट किया। तो इसीलिए ये चीज़ हमारे यहाँ हुई।
तो बजाय कि सोशल मीडिया के थ्रू हो, जब तक सज़ा और जज़ा नहीं होगी, आपका जो जैसे दूसरे हमारे इस्लामी ममालिक हैं, ये भी पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी मुल्क है, लेकिन आज तक किसी का हाथ नहीं कटा चोर का, किसी को सरेआम फांसी नहीं आई। मैं ये नहीं कह रही कि सरेआम फांसी आए, लेकिन जब तक आप सज़ा नहीं देंगे, जब तक आप आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे ऐसे लोगों की, तो कैसे आप इस चीज़ को रोक सकेंगे। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन होपफुल इसलिए हूँ कि मैं थोड़ा मैम से इख्तलाफ करूँगी कि कोर्टों में ऐसी भी हालत नहीं है कि वहाँ पर क्लास सिस्टम है। आपकी डॉक्यूमेंटेशन अगर पूरी है, आपका जो है लॉयर जो है आपके साथ लॉयल है, और सब बिकने वाले भी नहीं हैं, काफ़ी लॉयल भी हैं, अगर वो प्रॉपरली अगर केस को चलाती है तो मेरे ख्याल में जस्टिस होता है। हाँ, डिले होता है लेकिन हो रहा है। ऐसे नहीं है कि हम मायूस हैं। और मेरे ख्याल में जज के सामने या आप जब जुडिशरी के सामने जाते हैं तो आपके कपड़ों की अहमियत नहीं होती, आपकी इंग्लिश की भी अहमियत नहीं होती, आपकी प्रेजेंटेशन की अहमियत होती है। हाउ टू प्रेजेंट योर केस, दिस इज़ द मेन थिंग। और अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ एविडेंस क्या है, तो उस चीज़ को देखा जाता है। मैं कोई इसलिए नहीं कह रही कि आई एम द पार्ट एंड पार्सल, आप भी पार्ट एंड पार्सल हैं, हमारी सारी सोसाइटी पार्ट एंड पार्सल है। तो ऐसी कोई चीज़ मेरे ख्याल में तो नहीं है। आपकी प्रेजेंटेशन सही है तो आई थिंक एवरीथिंग विल बी। थैंक यू। मलका जी, क्लोजिंग रिमार्क्स लेंगे आपसे एंड देन वी हैव टू एंड द सेशन। मैं फिर से चाहूँगी कि आप थोड़ा सा इस बारे में बात करें कि आज अगर एक औरत किसी भी तरीके से सफ़र कर रही है, तशद्दुद का शिकार है, औरत फाउंडेशन से जुड़ना चाहती है, फ़र्ज़ करें मैं, तो किस तरह वी कैन अप्रोच औरत फाउंडेशन, किस तरह औरत फाउंडेशन जो है वो जिन औरतों को नहीं पता कि तशद्दुद के साथ किस तरह डील करना है, किस तरह से औरत फाउंडेशन उनकी मदद कर सकता है, क्योंकि वो एक एनजीओ है, गवर्नमेंट से ज़्यादा फास्ट पेस चीज़ें होती हैं एनजीओज़ में। व्हाट इज़ सम एडवाइस दैट यू हैव? एक तो जैसे मैंने अवेयरनेस के हवाले से बताया कि कुछ जो लोगों को अवेयरनेस हो भी गई है, जो हॉस्पिटल तक वायलेंस के केसेस पहुंच भी जाते हैं, तो वहाँ पर पता चलता है हमारी लेडी डॉक्टर मौजूद नहीं है। तो जो वहाँ पर विक्टिम आया है कि मैंने अपने फैमिली के ख़िलाफ़ या बता दिया कि फ़लाँ बंदे ने मेरे ऊपर तशद्दुद किया है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी कहीं पे भी हमारे यहाँ जो है वो उसको अवेयरनेस नहीं है कि वो कहाँ जाए उस नेक्स्ट स्टेप के बाद ना। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ सरकार ने जिस तरह लेजिस्लेशन की है, इसी तरह सरकारी इदारे भी बनाए हैं। सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन बना है, सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन को आप एप्लीकेशन दे सकते हैं इसी तरह के वायलेंस के हवाले से। इसी तरह सिंध कमीशन स्टेटस ऑफ विमेन मौजूद है, यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स मौजूद है, यहाँ पे जिसके पास ये इख्तियार है कि वो सोमोटो एक्शन ले सकते हैं। तो किसी भी तरह का अगर वायलेंस, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है तो आप इन इदारों के पास जा सकते हैं। और मैं फिर कहूँगी कहीं ना कहीं कोई कमी हुई होगी, लेकिन मैंने अब तक जितने भी केसेस देखे हैं और 15 पे जब कॉल करी गई है तो वहाँ पे उन केसेस को जो है वो देखा गया है। हमारा नंबर जो है, अगर आप जैसे हमारे PTCL पे जब 17 पे कॉल करते हैं तो नंबर मांगते हैं तो लोग औरत फाउंडेशन का ही नंबर दे रहे होते हैं, तो इसलिए वो हमारा नंबर कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। दूसरा, सिंध पुलिस ने जो है ना वो एक वो पोर्टल बनाया हुआ है जिसमें तमाम पूरे सिंध के SSP मौजूद हैं। अगर उसके ऊपर आप वायलेंस के हवाले से कोई भी खबर डालें तो उसमें विद इन आवर्स जो है वो SSP साहब को जो है ना वो रिपोर्ट करना होती है IG साहब को, तो वो फौरी चीज़ें मिल रही होती हैं। उसकी मिसाल मैं इस तरह दे सकती हूँ कि जैसे एक 2.5 महीने के बच्ची को जो है ना उसके बाप ने रोक लिया और माँ को तशद्दुद करके घर से निकाल दिया। जब मुझे पता चला तो मैंने कहा पुलिस को एप्लीकेशन दी, उन्होंने कहा जी हम थाने में जमा करवा कर आ गए। मैंने कहा वो एप्लीकेशन की कॉपी मुझे व्हाट्सअप कर दें। मैंने 6 बजे उस ग्रुप के ऊपर वो एप्लीकेशन लगाई है और 11:30 बजे SSP ने उस बच्ची औरत को जो है ना उसका बच्चा पुलिस उस बंदे से लेके जो है वो दे दिया। तो इसलिए कहीं कहीं कमी हो सकती है, लेकिन हमारी जो सिंध पुलिस है वो SSP लेवल तक जो है ना वहाँ तक, क्योंकि वो ज़ाहिर कमीशन पास करके लोग आ रहे हैं तो उनके पास अवेयरनेस है, वो चीज़ों को उस तरह समझते हैं, लेकिन अभी थाना लेवल पे जो है ना वो माहौल उस तरह का नहीं हुआ है। जैसे ख्वाजा सरा के हवाले से भी पता नहीं कौन से मैंने देखा था फुटपाथ उस पर वो बैनर लगा दिए गए थे। वो बैनर जैसे ही SSP को वो गई खबर, वो विदिन
आवर्स जो है ना वो बैनर वहाँ से निकाल दिए गए जो फुटपाथ पे और पता नहीं कहाँ कहाँ लगे हुए थे। तो कहने का मतलब है कि हमें अवेयरनेस नहीं है कि जब भी हमारे साथ किसी भी किस्म का वायलेंस हो तो हम जाएं कहाँ पे, ठीक है। 1094 जो है वो वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन है, जो कि पहले जो है वो 5 बजे बंद हो जाती थी, लेकिन आपको पता वायलेंस 6 बजे के बाद शुरू होता है। तो उस पर हमने बार बार प्रेशराइज करवा के उसको 24 आवर्स का करवा दिया है। और ये 1094 के हवाले से हमने खुद औरत फाउंडेशन ने जिना हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल और आपकी जो कोर्ट्स हैं उसके बाहर बहुत बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स लगवाए हैं। और जब वहाँ कॉल भी आती है तो अक्सर वहाँ के लोग कहते हैं कि ये आपकी कैंपेन के हवाले से। फिर हमने रिक्शों पे भी बैनर लगाएंगे। तो औरत फाउंडेशन की तरफ से एक लॉयर जो है वहाँ पर बैठती हैं और वो इस तरह के केसेस को वो मतलब फैसिलिटेट करती हैं। जैसे भी इन्होंने बताया भी कि ज़रूरी नहीं है वो सारे केसेस जो हैं वो कोर्ट तक जाएं, बल्कि वो बाहिमी मशावरत के ज़रिए जो है वो केसेस जो है वो रिजॉल्व हो रहे हैं। और 50% से ज़्यादा केसेस जो है वो बाहिमी मशावरत के ज़रिए जो है वो हल हो जाते हैं। जैसे हमारी साथी ने कहा कि जी पुलिस का जब नाम ले लिया जाए, जब हम देखते हैं एक औरत के साथ बहुत तशद्दुद हो रहा है, तो क्योंकि हमारी इनके साथ इतनी क्लोज रिलेशनशिप है तो हम कहते हैं सिर्फ उस बंदे को कॉल करके 2 घंटे के लिए थाने में बुला के बिठा लो, वो अगले दिन खुद ही सीधा हो जाएगा। Thank you. We have to wrap up. और Sumaya has one last comment to say, then we have to end. मैं इनकी बात को एक सेकंड करूं कि हमने भी लाड़काना के अंदर, सखर के अंदर एसएसपी ऑफिस में कंप्लेंट सेल स्टार्ट किया। तो रियली स्पीकिंग ये बात को मैं सेकंड करूंगी कि आपको एक पुलिस की तरफ से फ़ोन आ जाए सरकारी नंबर से तो आधा तो बंदा उधर ही ख़त्म हो जाता है। अब पुलिस ना फ़ोन आइया तो वाकई मतलब बस मसला ये है कि अवेयरनेस की ज़रूरत है। अवेयरनेस नहीं है, बाकी कंप्लेंट सेल बने हुए हैं। थैंक यू। अगर आपको ये सारी बातें अच्छी लगी सुनना कि ये अच्छा काम है, आप प्लीज़, और मैं आपको दावत देती हूँ कि auratmarchkarachi.com पे आप जाके देखें। ये सारी हमारी डिमांड्स हैं। हमने फोर्स्ड कन्वर्जन, चाइल्ड मैरिज पे डिमांड है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पर है, वायलेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 की है, बॉन्डेड लेबर के हमने ख़िलाफ़ ये की है, शेल्टर्स की हमने बात की थी, हमने शेल्टर्स की फंडिंग को इंक्रीज़ करने की दरख्वास्त भी की हुई है। हमने उसके भी अलावा सबसे ज़रूरी ये सैलाब ज़दा लोगों के साथ जो राशन कार्ड, सोशल सिक्योरिटी दे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फिर कहते हैं कि भाई पैसे नहीं है। जैसे हमने कहा इदारों के पास पैसे नहीं है, वो पैसे कहाँ से आएंगे? आप बजट देखें और नॉन एसेंशियल सारा जो एक्सपेंडिचर है, जो बड़ी बड़ी अफसरान को कई 100 लीटर पेट्रोल मिलता है, अगर मैं पेट्रोल के पैसे देती हूँ तो मेरा वो रियासत यूँ नहीं पेट्रोल के पैसे दे सकती आजकल के। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। गोल्फ कोर्सेज को पानी देना बंद करें, इंसान को पानी दें। सो थैंक यू। औरत मार्च पे प्लीज आप 12 मार्च औरत मार्च 3:45 बजे बर्न्स गार्डन। सी ऑल ऑफ यू देयर। थैंक यू एवरीवन फॉर दिस वंडरफुल पैनल। थैंक यू माय लवली पैनलिस्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर बीइंग हियर। हमारा डिले हो गया था, आपने बहुत पेशेंस का शो किया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर फॉर द पैनल।